This is a second chapter we are starting today, that is operation strategy in a global environment. हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें। फिर इसमें मिशन विजन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, हाउ अचीव अ कंपैटिटिव एडवांटेज के बारे में पढ़ा जाएगा, और कंपैटिटिव एडवांटेज की जो मेन स्ट्रेटजीज हैं तीन। फिर इश्यूज इन ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी की डेवलपमेंट। आप देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम, सो दी एग्जांपल्स हैं जो हमारे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। हम इन्हें स्किप करके अपने टॉपिक, जो मेरा मेन टॉपिक है दैट इज व्हाट आर द रीजंस टू ग्लोबलाइज। हमें ग्लोबलाइज होने की क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनीज प्रेफर करती हैं कि वो ग्लोबलाइज हो जाएं। अब वो रीजंस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। इन रीजंस को टू पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। यू कैन से दे आर डिवाइडेड इनटू टू हेड्स, टेंजिबल रीजंस एंड इनटेंजिबल रीजंस। लेट्स टॉक अबाउट द टेंजिबल रीजंस फर्स्ट, देन वी विल टॉक अबाउट द इनटेंजिबल रीजंस। टेंजिबल रीजंस कौन सी हैं? पहले हमने एक चीज देखनी है कि व्हाट इज द टेंजिबल एक्चुअली। टेंजिबल रीजंस वो हैं जिन्हें हम एक्चुअली फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनको हम खुद से इम्प्रूव कर सकते हैं। इनटेंजिबल रीजंस कौन सी हैं? ऐसी जो हम कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उन्हें हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिड्यूस कॉस्ट। पहली रीजन ग्लोबलाइजेशन, रीजन टू ग्लोबलाइज में क्या है? इट्स अ रिड्यूस कॉस्ट। हम ग्लोबलाइज क्यों करते हैं? कि हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जाती है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। द सेकंड इज इम्प्रूव सप्लाई चेन, द थर्ड इज द प्रोवाइड बेटर गुड्स एंड सर्विसेज, द फोर्थ वन दैट इज इंटेंजिबल रीजन अंडरस्टैंड द मार्केट, लर्न टू improve operations, and the last one is attract and retain global talents. अब इनको वन बाय वन डिटेल, रिड्यूस कॉस्ट। अब कॉस्ट में आपकी क्या आ गई? लेबर कॉस्ट है, आपकी कोई किसी भी किस्म की कॉस्ट आ सकती है। कैसे रिड्यूस करेंगे? कहता है फॉरेन लोकेशंस विद लोअर वेज रेट्स कैन लोअर लोअर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ऑब्वियसली बात है, आपकी ऐसी लोकेशन जहाँ, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइज की, रीजन टू ग्लोबलाइज में पहला हेड है हमारा हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ऑब्वियसली बात, हम लोकल लोकेशन से निकल के फॉरेन लोकेशन में चले जाते हैं। तो उसमें हमारी अब प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए? वो ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हमें वेज रेट कम देना पड़े, ठीक है। उसके बाद हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हमारी कम हो। तो पहली चीज बात कर रहा है जी मैकलेडर्स की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा, एपेक, सेटियो, मेरकोसुर, यूरोपियन यूनियन, सारे वो एग्रीमेंट्स है जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है ट्रेड का। आपको एडवांटेजेस मिलते हैं वहां पे ट्रेड करने के, जिससे इवेंचुअली आप अपनी कॉस्ट को कम कर लेते हो। The second thing is improve the supply chain. Improving your supply chain is another reason for globalize, reason to globalize, locating facilities closer to the unique resources. अब हम सप्लाई चेन कैसे बेहतर कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल स्टेप। हम सप्लाई चेन ऐसे बेहतर कर सकते हैं कि हम अपनी जो फैसिलिटी है या जो फैक्ट्री है, ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर यूनिक रिसोर्सेज अवेलेबल हो हमारे पास। अब यूनिक रिसोर्सेज से क्या मतलब है? हमारा ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें इजीली मिल सकें और वो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। अगर हम कहीं और फैक्ट्री लगाएं और वहाँ से उन रिसोर्सेज की तरफ जाएं तो वो रिसोर्सेज वहाँ पे एक्सपेंसिव होंगे, हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। फिर बात कर रहे हैं जी ऑटो डिज़ाइन टू कैलिफोर्निया, एथलेटिक शू प्रोडक्शन टू चाइना, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग इन फ्रांस। ये कुछ चीज़ें बता रहा है हमें, जो चीज़ें जो उन कंट्रीज़ में होती हैं और जहाँ पे वो उनकी स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं परफ्यूम्स की, तो फ्रांस इज लाइक हाउस जहाँ पे यू कैन से इज अ मेन ओरिजिन ऑफ द परफ्यूम्स, जहाँ पे ओरिजिनल परफ्यूम्स जो हैं वो ओरिजिनेट की जाते हैं या बनाए जाते हैं। फिर बात करें प्रोवाइड बेटर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम लोग ग्लोबलाइज में क्यों जाते हैं? अनदर रीजन फॉर ग्लोबलाइज इज टू प्रोवाइड बेटर गुड्स एंड सर्विसेज।
अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ऑन टाइम डिलीवर्स हैं, कल्चर वैल्यूबल्स हैं, इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है बेसिकली कि आप जब इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जा रहे हो, वहाँ से यहाँ आपने प्रोडक्ट खरीदनी है, यहाँ आपने प्रोडक्ट बेचनी है, आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, जो उनके सेट स्टैंडर्ड्स हैं, आपको वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। और जब हम उस स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तो इवेंचुअली हमारी चीज़ें डिलीवरीज भी टाइम पे होंगी, कल्चर वेरिएबल्स को भी हम माइंड में रखेंगे और कस्टमर सर्विस को भी इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि अब जो ये एरा चल रहा है, दिस इज़ ऑल अबाउट द कस्टमर सर्विसेज। क्योंकि जो कस्टमर है वो आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज। People are not concerned with the product at the moment, they are concerned with the what kind of after sales services the company is giving to them. जी, हम बात कर रहे हैं intangible regions की। पहली intangible regions में रीजन है understand the market. How we gonna understand the market? कोई भी काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वहाँ की मार्केट की फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है और किस तरह से कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है। सो लेट्स सी इसमें क्या है, कहता है इंटरेक्टिंग विद द फॉरेन कस्टमर एंड सप्लायर्स कैन लीड टू अ न्यू अपॉर्चुनिटीज। दैट्स ट्रू। इफ यू इंटरेक्टिंग विद द फॉरेन कस्टमर्स और आपके ऐसे फॉरेन सप्लायर्स से आप मिल रहे हैं, वो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले चलते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। मार्केट एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मिल जाती है आपको। सेलफोन डिज़ाइन फ्रॉम द यूरोप, जैसे आपका देखा जाए कोई भी नया सेलफोन आता है तो वो दैट्स कम फ्रॉम द यूरोप। सेलफोन फैट्स फ्रॉम द जापान एंड एक्सटेंडेड द प्रोडक्शन लाइफ साइकिल। और यहाँ फिर जापानीज चीज़ें हैं वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं। तो इट्स सिंपल है कि आप कोई भी चीज़ करनी है, कोई प्रोडक्ट बेचनी है, खरीदनी है, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर मार्केट, कि उस मार्केट के जिसमें आप बेचने जा रहे हो, जहाँ से खरीदने जा रहे हो, उसका स्टाइल क्या है, वो किस पैटर्न पे चलती है। Trying to improve the impressions operations की बात करें तो remain open to the free flow of ideas, that's true. Idea can come from anywhere, it's not like कि idea हमेशा top management से ही आएगा, idea कहीं से भी आ सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियाज़ हमेशा डूएबल होते हैं, अगर किसी भी फॉर्म से आपके पास पहुंच रहा है तो। जनरल मोटर्स पार्टनर्ड विद जापानीज ऑटो मैन्युफैक्चर टू लर्न। इसमें एग्जांपल दे रहा है हमें कि जनरल मोटर्स ने एक जापानीज मोटर के साथ मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप की, किस लिए, सिर्फ सीखने के लिए। फिर कहता है equipment and layout have been improved using Scandinavian ergonomic competences। और फिर क्या किया हम लोगों ने, equipment को इम्प्रूव किया, लेआउट को इम्प्रूव किया स्कैंडिनेवियन एरोगोनॉमिक कॉम्पिटेंसेस से, उनकी कॉम्पिटेंसेस को यूज करते हुए हमने ये काम किया। देन अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट की बात कर रहा है। सिंपल है जी, देखा जाए अगर आप लोग ग्लोबलाइजेशन के बाद से आप लोग डिफरेंट कंट्रीज में जाते हो जॉब करने के लिए, डिफरेंट कंट्रीज नेशनलिटीज के लोग आते हैं हमारी कंट्री में जॉब करने के लिए। ये सारा क्या है, बेसिकली दिस ऑल अबाउट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ग्लोबल टैलेंट। अब इसमें एक ऐसा क्यों होता है, जहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो जितने भी आपके नॉलेज वर्कर्स हैं या जितना भी आपका ह्यूमन कैपिटल है, दे मूव टुवर्ड्स द बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड इंसुलेशन अगेंस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली बात है, ग्लोबलाइजेशन के बाद आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा मिली हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है वो भी अच्छी मिली है। रीलोकेट अननीडेड पर्सोनल टू मोर प्रॉस्परस लोकेशंस। और इसमें क्या हुआ, आप जब जैसे ही अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, काम एक्सपैंड करते हैं, तो ऐसे लोग जो उस वक्त अननीडेड होते हैं वो भी आपको समहाउ कहीं ना कहीं पे यूजफुल हो जाते हैं। फिर कहता है इंसेंटिव फॉर पीपल हु लाइक टू ट्रैवल। अब इसमें कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं या कुछ आपके टास्क ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, तो दोस्त हु लाइक द ट्रैवलिंग और हु लाइक टू गो अराउंड द वर्ल्ड, हु लाइक टू रोम अराउंड द वर्ल्ड, उनके लिए डिफरेंट सेंटर्स में मिलते हैं, उनको उसी उन्हीं की तरह का टास्क और जॉब्स असाइन की जाती हैं। जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्चर एंड एथिकल इश्यूज की बात करते हैं। कहता है जी कल्चर और एथिकल इश्यूज क्या होते हैं। कल्चर कैन बी क्वाइट डिफरेंट, दैट्स ट्रू। हर कल्चर अपने दूसरे कल्चर से डिफरेंट है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं है कि 100% डिफरेंट है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ शायद मिलता हो, कुछ एट्रीब्यूट्स मैच करते हो। एट्रीब्यूट्स कैन बी डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट टुवर्ड्स पंक्चुअलिटी, लंच ब्रेक्स, एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, थ्रेवरी, ब्राइबरी, चाइल्डहुड लेबर। अब जैसे चाइल्ड लेबर है, बहुत सारी जगहों पे वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। बहुत एक मेजर क्राइम समझा जाता है if they found you involved in the child labor activity या ब्राइबरी है, या जैसे जापानीज हैं उनमें पंक्चुअलिटी को बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है।
इस तरह से हर कल्चर के डिफरेंट नॉर्म्स हैं जो कि वो उनको फॉलो करते हैं। ये जस्ट एन एग्जांपल है, इसको बस देख लीजिएगा, नथिंग टू डू विद। So here comes another match working country. So now next topic is developing mission and strategies. अब हमने बात करनी है मिशन स्टेटमेंट की और स्ट्रेटजीज की। तो इससे पहले हमें देखना पड़ेगा मिशन विजन होता क्या है। सो पहले इसको डिटेल से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके जी, मिशन स्टेटमेंट की बात की जाए, मिशन स्टेटमेंट टेल्स एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज गोइंग। आपने मिशन विजन सुन पढ़ा होगा मार्केटिंग में। मिशन क्या होता है और विजन क्या होता है। विजन बेसिकली होता है वेयर वी वांट टू बी, और मिशन क्या होता है हम वहाँ कैसे जाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे हम मिशन पढ़ रहे हैं तो कहता है मिशन स्टेटमेंट टेल्स एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज गोइंग। वही बात है कि जो अपने वो टारगेट गोल्स सेट करते हैं उनको कैसे अचीव किया जाता है। फिर स्ट्रेटजी की बात करते हैं, स्ट्रेटजी टेल्स द ऑर्गेनाइजेशन हाउ टू गेट देयर। अब मिशन में वो जो गोल जो टारगेट हमने सेट किए थे कि हमने कहाँ जाना है कैसे जाना है, वो हम स्ट्रेटजी में आगे बताएंगे कि ये जी इस तरह से इनको चलाया जाएगा, ये इस तरह से चलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इन चीज़ों को अचीव करते हुए हम इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो मिशन के बारे में फर्दर डिटेल से पढ़ लेते हैं। मिशन वे आर यू गोइंग, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस ऑफ बीइंग। मिशन स्टेटमेंट में बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई, हम ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को क्या देगी, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए क्या करेगी, और फिर यहाँ पे बताया जाता है कि हमारी बाउंड्रीज क्या हैं और हमारा फोकस या हमारा एम्फसाइज किसके ऊपर होगा। ये सारा कुछ हम लोग मिशन स्टेटमेंट, ये कुछ मिशन स्टेटमेंट्स की एग्जांपल्स हैं आपके पास। तो ये देर जस्ट एग्जांपल्स, आप इनको पढ़ लीजिएगा, यू विल बी हैव अ बेटर आइडिया कि जो हमने पहले बात की है वो सही है कि हार्ड रॉक कैफ़े बहुत ज़्यादा ये केस यूज़ होता है, तो ऑपरेशन में ख़ास तौर पे, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जस्ट सी इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग मिशन स्टेटमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मिशन स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिलॉसफी एंड वैल्यू। जो भी मिशन स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उसमें सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन क्या आती है, हमारी फिलॉसफी एंड वैल्यूज़ की। क्या हमारी फिलोसफिकल थॉट क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हम क्या सोच के ये स्टेटमेंट ये बना रहे हैं, अपनी कंपनी बना रहे हैं जिसका मिशन डिज़ाइन किया जा रहा है। उसमें हमेशा जो हमारी फिलॉसफी होती है, जो फोर फादर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी सोच डिपिक्ट कर रही होती है। और वैल्यूज़ जो वो उनकी वैल्यूज़ चूज़ की जाती हैं, जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं वही आपको कंपनी में रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होती है। फिर बात करता है कि जी आप कंपनी क्यों बनाते हैं। बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए। बिजनेस हमेशा किसी की जाता है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ बिजनेस में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो बताया जाता है कि बिजनेस की ग्रोथ कैसे होगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्टेगनेंट तो नहीं रह सकते, हमें ग्रोथ की तरफ भी जाना होता है। ऐसा नहीं है कि बस एक काम स्टार्ट कर दिया, अब स्टक ओवर देयर। फिर हम बात करते हैं मिशन में अपने एनवायरनमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा होगा, हम लोगों को क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, लोग किस तरह से हमारे पास वर्क प्लेस में अच्छा काम करने को प्रेफर करेंगे और वर्क प्लेस उनके लिए हेल्दी बनी रहेगी। फिर हम बात करेंगे अपने कस्टमर्स की। मिशन में हम बात करते हैं हमारे कस्टमर्स कौन लोग होंगे, हम कस्टमर्स के लिए क्या करेंगे, हम उनको क्या बेनिफिट देंगे, हमारी प्रोडक्ट यूज़ करने पे कस्टमर्स को क्या एडवांटेज होगा, मीन्स प्रोडक्ट में उनके लिए क्या है। फिर हम बात करते हैं पब्लिक इमेज की। हम अपने मिशन में बताते हैं कि व्हाट विल बी द आवर पब्लिक इमेज, कि हम पब्लिक में हमारा इमेज कैसा होगा, पब्लिक हमारे लिए क्या करेगी, या हम पब्लिक को कैसे सर्व करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बताते हैं कि हमारी कंपनी सोसाइटी को कैसे बेनिफिट करेगी। क्योंकि जब हम बिजनेस सोसाइटी में कर रहे हैं तो कुछ सोसाइटी की भी वैल्यूज हमारे में इम्प्लीमेंट होती हैं कि हम इन रिटर्न सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो वो उसमें क्या आएगा, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। कुछ सैम्पल मिशन स्टेटमेंट्स गिवन है हमारे पास, तो इसको देख लें। ये बेसिकली ज़्यादा से मिशन स्टेटमेंट्स, क्योंकि जो मिशन स्टेटमेंट होती है वो हर कंपनी की भी होती है और कंपनी के बाद हर डिपार्टमेंट की भी इंडिविजुअली होती है। अब बात कर रहे हैं जी स्ट्रेटेजिक प्रोसेस का, कि हम स्ट्रेटेजिक प्रोसेस कैसे करते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो स्ट्रेटेजिक प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। ऑर्गेनाइजेशन मिशन की बात की जाए, सबसे पहले क्या आता है, स्ट्रेटजी बनाने से पहले मिशन डिफाइन करना पड़ता है। फिर उन फंक्शनल एरियाज के मिशन बनाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिशन स्टेटमेंट
कंपनी की भी होगी, उसके बाद मिशन स्टेटमेंट हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअली भी होगी, लेकिन वो इंडिविजुअल मिशन स्टेटमेंट आपकी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट कर रही होगी, क्योंकि उसमें उस डिपार्टमेंट में मिशन स्टेटमेंट में क्या होगा, डिपार्टमेंट के रिलेटेड खास इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, लेकिन वो सारे डिपार्टमेंट्स के जो मिशन स्टेटमेंट कंबाइन किया जाएगा, उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कंबाइन किया जाएगा, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाएगी। जी क्या होती है? लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में कहा जाता है कि इज एक्शन प्लान टू अचीव मिशन। ऑब्वियसली बात है, ये एक एक्शन प्लान है जिससे अपने मिशन को अचीव करते हो। फंक्शनल एरियाज हैव स्ट्रेटजीज, दैट्स ट्रू। अगर फंक्शनल एरियाज के सेपरेट मिशन स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, तो फंक्शनल एरियाज की स्ट्रेटजीज भी होती हैं। स्ट्रेटजीज एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ, न्यूट्रलाइज थ्रेट्स एंड अवॉइड वीकनेसेस। स्ट्रेटजीज क्या करती हैं, बेसिकली अपनी अपॉर्चुनिटीज जो भी कंपनी की होती हैं, जैसे शॉर्ट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं, वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ्स को यूज करते हैं और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि वीकनेसेस को अवॉइड किया जा सके। अब देखना हमें ये स्ट्रेटजीज फॉर कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी जिसके ऊपर रहते हुए हम अपना कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हैं। पहला क्या है, पहली है डिफरेंशिएशन, सेकंड है कॉस्ट लीडरशिप, थर्ड है रिस्पांस। डिफरेंशिएशन क्या है, कहता है बेटर और एटलीस्ट डिफरेंट। आप अपने प्रोडक्ट में या अपनी कंपनी में कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे बना सकते हो? पहली चीज़, क्या आप कोई डिफरेंट चीज़ बना के या अपने कंपैरेटर से बेहतर चीज़ दे के। फिर बात करें कॉस्ट लीडरशिप, या आप कॉस्ट लीडरशिप में रहते हुए अपनी प्रोडक्ट को बेहतर कर सकते हो। अब कॉस्ट लीडरशिप कैसे है कि हम चीपर प्रोडक्ट दे दें। अब चीपर प्रोडक्ट देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना कंपैरेटिव एडवांटेज चीपर प्रोडक्ट पे अगर रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट की फीचर्स कम कर देंगे या प्रोडक्ट की क्वालिटी कम कर देंगे। चीपर का मतलब ये है, कॉस्ट लीडरशिप आप ऐसे लेते हो कि आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन इस तरह से करते हो कि आपको, या आप मैन्युफैक्चर इस तरह से करते हो कि आपको जो उसकी कॉस्ट है वो मिनिमम पड़ती है। फिर बात कर रहे हैं रिस्पांस की। फिर बात कर रहा है जी रैपिड रिस्पांस की। रिस्पांस में हम क्या करते हैं कि हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज रिस्पांस पे है, तो दैट इज रैपिड रिस्पांस, दैट इज आफ्टर सेल्स सर्विसेज। कस्टमर, मैंने पहले भी बताया था, हमने डिस्कस किया है, आजकल का जो कस्टमर है उसकी मेन प्रेफरेंसेस क्या हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज की कंपनी मुझे आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी दे रही है, और उसकी बेस के ऊपर आपका कस्टमर डाटा बैंक। सो अब इनको वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं। कंपेयरिंग ऑन डिफरेंशिएशन की बात करें, कहता है यूनिकनेस कैन गो बियॉन्ड बोथ द फिजिकल characteristics एंड द सर्विस एट्रीब्यूट्स टू encompass everything that impacts customer perception of value। अब बता रहा है जी, आप डिफरेंशिएशन में कैसे compete करते हो, अपने अंदर कोई ना कोई यूनिक चीज़ बना दे, यूनिकनेस को यूनिक फीचर डाल देते हैं, या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या सर्विस एट्रीब्यूट के सब डाल देते हैं, जो कि कस्टमर जिसको लगे कि उसके लिए हमने कुछ वैल्यू ऐड कर दी है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा है, सेफ स्किन ग्लव्स हैं, लीडिंग एज प्रोडक्ट है, वॉल्ट डिज्नी, मैजिक किंगडम, हार्ड रॉक कैफे, डाइनिंग, ये सारे इनके डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कस्टमर इन्हीं की तरफ वापस जाते हैं। कॉस्ट की बात कर रहा है, प्रोवाइड द मैक्सिमम वैल्यू और परसीव बाय कस्टमर डज नॉट एम्प्लॉय लो क्वालिटी। इसमें पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग कस्टमर को जो उसकी परसीव क्वालिटी है वो उसको देंगे, और लो क्वालिटी पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करते हुए compete करेंगे कॉस्ट के ऊपर। हम compete करेंगे कॉस्ट के ऊपर। सो जैसे आप देखते हो बजट एयरलाइंस होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो कॉस्ट पे compete कर रही होती हैं, वो उसमें कुछ चीज़ें श्रैंक करके आपको कस्टमर्स का डाटा बैंक बढ़ा लेती हैं, जैसे उनको कॉस्ट उनकी मिनिमाइज हो जाती है। फिर बात करेंगे कंपीटिंग ऑन रिस्पांस की। फ्लेक्सिबिलिटी इज मैचिंग मार्केट चेंजेस इन डिजाइनिंग इनोवेशन एंड वॉल्यूम। अब कंपीटिंग ऑन रिस्पांस क्या है कि आप इसमें ईदर वे, लाइक आप कस्टमर के रिस्पांस को भी compete कर रहे हो, कस्टमर आपको जो फीडबैक दे रहा है उसे आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपनी चीज़ों में, कस्टमर आपको जो भी चीज़ें बता रहा है या जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दे रहा है उसे हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, या ऑन द अदर साइड हम आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर्स को अच्छी दे रहे हैं। Flexibility is matching market change, design, innovation, volume, institutionalization at Hewlett Pack. Example है, reliability is meeting schedules, German machinery industry, timeless is quickness in design, production and delivery। जॉनसन की इनकी एग्जांपल्स आपको गिवन है। अब हमने देखना ये है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है स्ट्रेटजीज में, बाय कीपिंग इन माइंड दैट डिफरेंशिएशन, रिस्पांस और कॉस्ट लीडरशिप पे रहते हुए हमने एक कंपैरेटिव एडवांटेज यहाँ पर रखते हुए देखना है। ठीक है,
हर एक के साथ हमें दिया हुआ है उसके एग्जांपल, जैसे प्रोडक्ट है, इसकी ऑपरेशन डिसीजन क्या है, प्रोडक्ट का स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यूज फॉर दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी के लिए डिज़ाइन है, प्रोसेस के लिए वॉल्यूम है, लोकेशन के लिए हम बात करेंगे, लो कॉस्ट की लेआउट के लिए हम बात करेंगे, डिलीवरी की, ह्यूमन रिसोर्स के लिए हम बात करेंगे, लाइक स्पीड की, और सप्लाई चेन इज डिपेंडेबिलिटी है, सप्लाई चेन इन्वेंट्री में हम बात करेंगे क्वालिटी, कंफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस की, स्केजुलिंग में आफ्टर सेल सर्विसेज आ जाती हैं, मेंटेनेंस में हम बात करेंगे ब्रॉड प्रोडक्ट लाइन की। अब यही 10 स्ट्रेटेजिक ओएम डिसीजंस आगे, बेसिकली ये वो ही हैं आपके 10 क्रिटिकल डिसीजंस जो हमने पहले पढ़े थे। अब इनकी डिटेल पढ़ लीजिएगा क्योंकि पहले के हैं। सो हाउ वी गोना मैनेज ग्लोबल सर्विस और ऑपरेशंस की बात करेंगे। अब कहता है जी इसके लिए आपको इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन कैपेसिटी प्लानिंग, लोकेशन प्लानिंग, फैसिलिटी डिजाइन एंड लेआउट और scheduling। इन चीज़ों पर रहते हुए आप अपने ग्लोबल ऑपरेशंस को मैनेज करते हो, तो इसमें बता रहा है कि इनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको चाहिए होते हैं। प्रोसेस डिज़ाइन की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे इट्स वेरी सिंपल, इनको हम रेट कर रहे हैं दो वेरिएशन पे, एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा मॉडरेट वॉल्यूम। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कहाँ पे होगी, ऐसी चीज़ में होगी जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखनी है, ठीक है, और उसमें जो वॉल्यूम है वो कम होगा। तो जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल दे रहा है, प्रोसेस फोकस जॉब्स जो होती हैं, पेंट शॉप, इमरजेंसी रूम, मशीन शॉप, मैकेनिक शॉप, सॉरी, और ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स भी इनकी एग्जांपल्स हैं। इसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर कस्टमर की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट हैं और वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर बात कर रहे हैं जी रेपिटेटिव मॉड्यूलर फोकस, असेंबली लाइन और कार्स, अप्लायंसेस, टीवी, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मॉडरेट है और वॉल्यूम जो है उसका भी मॉडरेट होता है। वो क्यों? वो इसलिए मॉडरेट होता है क्योंकि अगर देखा जाए बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, इनमें बहुत सारे लोगों की डिमांड सेम होती है। फिर अगर बात की जाए हम लोग मैस कस्टमाइजेशन की, एट हाई वॉल्यूम डल कंप्यूटर और पीसी या कैफेटेरिया, यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारे पास बहुत हाई है, और यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी बहुत हाई है, क्योंकि हर बंदा प्रोडक्ट पीसी तो सेम होता है लेकिन उन पीसी में जो फर्दर स्पेसिफिकेशन होती हैं हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं। फिर बात करें प्रोडक्ट फोकस कंटिन्यूस की, स्टील, बीयर, पेपर, ब्रेड, इंस्टीट्यूशनल किचन्स हैं, इनमें वैरायटी जो है हमारे पास बड़ी लो होती है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बात की जाए रेस्टोरेंट के किचन होते हैं उनमें एक ही तरह की सेटअप्स बनते हैं, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं जी ऑपरेशन स्ट्रेटजी टू ड्रग कंपनी, दिस इज अगेन, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं जी हम इश्यूज इन ऑपरेशन स्ट्रेटजी में क्या क्या इश्यूज आते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो पहली जी रिसर्च अबाउट इफेक्टिव ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। पहला इशू ये है कि आपकी जो इफेक्टिव ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है उनके ऊपर रिसर्च का इशू है। फिर प्री कंडीशन फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव ओएम स्ट्रेटजीज, आपकी इफेक्टिव ओएम स्ट्रेटजीज की प्री कंडीशंस क्या हैं। फिर बात करें द डायनामिक्स ऑफ ओएम स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, आपकी ओएम स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के डायनामिक्स क्या हैं। ये आपके सारे इश्यूज आते हैं इन ऑपरेशन स्ट्रेटजी में। तो practices of higher return on investment firms। अब ROI क्या होता है, बेसिकली हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कि ऐसी फर्म जिनके हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहली चीज़, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फुल कैपेसिटी पे कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है उनकी। फिर कहता है इन्वेस्टमेंट इंटेंसिटी वो लो होती है, उसमें और इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। फिर डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट भी उनकी लो होती है। मीन जो सब इन चीज़ों को जो ऑपरेट कर रहे होते हैं इसका मतलब वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन ऑप्टिमम लेवल। जब ऑप्टिमम लेवल ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी उस फर्म का बहुत ज़्यादा होगा। फिर कहता है स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ऑप्शंस टू गेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे ज़्यादा आप देखो इसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट में अगर बेहतर करके आप कर सकते हो तो अपने 28% चांसेस हैं अपने कंपेटिटिव एडवांटेज स्ट्रॉन्ग पिक कर सकते हो। एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या हैं। लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ है, टेक्निकल सिक्योरिटी, प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड काउंटिंग, प्रोडक्ट इनोवेशन, लो प्राइस हाई वॉल्यूम, एफिशिएंट फ्लेक्सिबल ऑपरेशन, अडेप्टेबल टू कंज्यूमर, इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट, लोकेशन और स्केजुलिंग। ये सारा कुछ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑपरेशन स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं उनमें इन चीज़ों को माइंड में रखते
प्री कंडीशंस क्या हैं उनको स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, तो वो हम इसको देख लेते हैं। कहते हैं वन मस्ट अंडरस्टैंड द प्री कंडीशंस जो हमें चाहिए हैं वो क्या हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंपेटिटर्स एंड पॉसिबल न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, और मार्केट में न्यू पॉसिबल एंट्रेंट्स के चांसेस क्या हैं, कितने और उस हमारे कंपेटिटर और कितने लोग आ सकते हैं बिजनेस में। फिर हमें पता होना चाहिए करंट एंड पर्सपेक्टिव एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज क्या हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के, उस पर्टिकुलर डोमेन के, उस पर्टिकुलर मार्केट के। फिर हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पता होना चाहिए। फिर हमें रिसोर्सेज अवेलेबल विद द फर्म एंड विद इन द फर्म फंक्शन पता होना चाहिए कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, जो कंपनी के पास भी हैं और जो ऑपरेशन मैनेजमेंट के फंक्शंस में भी फॉल कर रहे हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं। देन इंटीग्रेशन ऑफ ओम स्ट्रेटजी विद द कंपनी स्ट्रेटजी एंड विद द फंक्शनल एरियाज। फिर हमें पता होना चाहिए जो ओम की स्ट्रेटजी हमने बनाई है, हाउ मच दैट स्ट्रेटजी इंटीग्रेट विद द कंपनी स्ट्रेटजी एंड हाउ मच दैट स्ट्रेटजी इंटीग्रेट विद द अदर फंक्शनल एरियाज ऑफ द कंपनी। डायनामिक स्ट्रेटेजिक चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। चेंज पहले कहाँ से आती है, इट कम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हम कहाँ कहाँ से चेंज ला सकते हैं। पर्सोनल, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पर्सोनल क्या है, हमारे स्टाफ है, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें चेंज आ सकता है, उनके बिहेवियर्स, उनके लर्निंग्स वगैरह में। फिर फाइनेंस की बात कर रहे हैं, फाइनेंस में चेंज आता है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपको पता है आजकल बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। जितनी चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, अगर आपका कंपैरेटिव एडवांटेज आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर है तो आपको उसमें बहुत सारा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज होती है, अगर आप चेंज नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। फिर आपकी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कितना है, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट क्या है वो आप। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कम्स इन द फोर स्टेजेस होते हैं इसके। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग फेज। इंट्रोडक्शन फेज में आप क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं, अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे होते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि क्योंकि प्रोडक्ट अभी आपने लॉन्च किया है। जो जो प्रोडक्ट में चेंजेस आती हैं, कस्टमर का फीडबैक आता है, वो हम उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फिर बात करता है ग्रोथ की। कहता है जी ग्रोथ, अब आपकी जब ग्रोथ फेज पे पहुंच जाते हैं इसका मतलब प्रोडक्ट इज स्टेबल। अब आपका लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, अब इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, अब आप उसकी प्राइस के ऊपर, क्वालिटी पे, इमेज बना के काम कर सकते हो। फिर हम इसमें स्ट्रेंथ करते हैं अपनी नीश मार्केट को। और फिर नेक्स्ट फेज आता है हमारा मेच्योरिटी। मेच्योरिटी फेज वो है जहाँ पे प्रोडक्ट अपनी पीक पे पहुँच चुकी है और हमें क्या कहते हैं, अब इसकी क्वालिटी और प्राइस पे फोकस नहीं करना, उस पर हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। हम अपनी कंपैरेटिव कॉस्ट को देखना है कि हम मार्केट को डिफेंड कैसे करेंगे, मार्केट में अपनी पोजीशन कैसे बनाए रखेंगे। क्योंकि इस फेज पे आके अगर हमने अपनी मार्केट में पोजीशन को लूज कर दिया तो इवेंचुअली वी मूव टू नेक्स्ट फेज, दैट इज डिक्लाइनिंग फेज। और अगर हमने अपनी मार्केट पोजीशन को लूज ना किया, हम एक फिक्स पॉइंट पे रहे और हम प्रोडक्ट में उतनी इनोवेशंस लाते रहे जो कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इवेंचुअली क्या होगा, हम मैच्योरिटी फेज पे रहेंगे, हम अगले नेक्स्ट फेज पे नहीं जाएंगे, जो कि डिक्लाइनिंग फेज है। डिक्लाइनिंग फेज क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट अब अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर चुकी है, अब यहाँ तो उसको किसी नई प्रोडक्ट ने रिप्लेस कर दिया है नई टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ फिर अब वो प्रोडक्ट हम खुद ही से खत्म कर रहे हैं, कोई नई प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे आपकी ग्रोथ फेज में एक्सबॉक्स है, फिर आईपैड्स थे, आईपॉड्स थे। फिर मैच्योरिटी फेज में ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट्स हैं और डिक्लाइनिंग फेज में आपकी फ्लॉपी डिस्क हैं जो कि ऑब्सोलीट हो गए। जैसा आपको पता होगा पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, फिर छोटे लैपटॉप्स हो गए और अब टैबलेट्स ने उनकी जगह ले ली हुई है। सो फर्दर इसी को एक्सप्लेन किया गया है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, ये हम कीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस क्या कहता है हमें, बेसिकली शॉर्ट एनालिसिस में दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरनल एलिमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं। इंटरनल एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि कंपनी के अपने होते हैं, जिसमें कंपनी खुद से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती है, चेंजेस कर सकती है, अपने अकॉर्डिंगली उन पे काम कर सकती है। लेकिन जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिन्हें आप कह लें, उनमें हमें कंपनी उनको अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकती है, तो बेसिकली कंपनी को उनके अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ता है। ठीक हो गया। तो अब लेट्स टॉक अबाउट ये क्या क्या है। इंटरनल में क्या आ जाता है, हमारी स्ट्रेंथ आ जाती है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं वो कंपनी की इंटरनल होती हैं।
कंपनी उनको यूज़ करते हुए अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको बाईपास करती है, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करते हुए हम अपना कंपेटिटिव एडवांटेज भी बनाते हैं, और जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको भी हम जो यूज़ कर लेते हैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए। लेकिन इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं जैसे हम चाहें। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक आपकी थ्रेट्स हैं, अब ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसमें हम लोग इनको अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते, हमें इनके अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ता है। हमें अपनी स्ट्रेटजीज अपने एसओपीज इनके अकॉर्डिंगली डेवलप करने पड़ते हैं ताकि हम मार्केट में रहते हुए चीज़ों को कम्पीट कर सकें। फिर स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं जी। स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? इन्वायरमेंटल, सबसे पहले आप इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हो, फिर आप कॉर्पोरेट मिशन अपना डिटरमाइन करते हो। इन्वायरमेंटल एनालिसिस में आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड थ्रेट्स, अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, कस्टमर, इंडस्ट्री एंड कंपैटिटर्स। इसमें हम देखते हैं कि अपने पहले हमने जो शॉर्ट एनालिसिस है वो कर लिया, उसके बाद हम एनवायरनमेंट को समझते हैं, कस्टमर्स को समझते हैं, उस इंडस्ट्री को समझते हैं, और उसमें हमारे जो कंपैटिटर्स होने वाले हैं उनको समझते हैं। फिर हम कॉर्पोरेट मिशन बनाते हैं, रीजन ऑफ द फर्म एंड आइडेंटिफाई द वैल्यू एट विच यू करे। हम अब उसमें जो फर्म्स का अपनी फर्म का मिशन बनाएंगे, उसमें हम क्या करते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस की रीजन बताते हैं, हम क्यों एग्जिस्ट होने जा रहे हैं, हम क्या बिजनेस करने जा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, और उससे हम क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे। फिर हम बात करते हैं, फॉर्म एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब स्ट्रेटजी क्या है? बिल्ड लाइक कंपैटिटिव एडवांटेज सच एज लो प्राइस, डिजाइन और वॉल्यूम, फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी, क्विक डिलीवरी, डिपेंडेबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस और ब्रॉडर प्रोडक्ट लाइंस। अब इनको हम देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंगली हम चीज़ें कैसे कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप। फिर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट जब आपने कर लिया, नेक्स्ट फेज इम्प्लीमेंटेशन। क्या था? आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, आप अपने आइडेंटिफाई करते हो इसमें। फिर बिल्ड एंड स्टाफ द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। फिर इंटीग्रेट ओएम विद अदर एक्टिविटीज, हम अपने इंटीग्रेशन करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट को बाकी एक्टिविटीज के साथ। द ऑपरेशन मैनेजर्स जॉब इज टू इम्प्लीमेंट एन ओएम स्ट्रेटजी, प्रोवाइड कंपैरेटिव एडवांटेज एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। बेसिकली ओएम के जो मैनेजर है उसकी जॉब क्या है? जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट करना है, कंपैरेटिव एडवांटेज बनाना है, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? उसको बेसिकली इंक्रीज आपके अपनी स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए, अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। आपके हर फंक्शनल एरिया में कौन कौन से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, और वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं? जैसे मार्केटिंग है आपका, फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, फिर ऑपरेशंस है। इसके आगे आप देखोगे कुछ चैप्टर्स के नंबर पे लिखे हुए हैं कि जिसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, ये बेसिकली वही हैं आपके 10 क्रिटिकल डिसीजंस ही हैं। नेक्स्ट इज न्यू टॉपिक, दैट इज एक्टिविटी मैपिंग। एक्टिविटी मैपिंग क्या होता है? बेसिकली हम अपनी एक्टिविटीज जितनी भी कर रहे होते हैं, हाँ, उनको मैप करते हैं, उनको एक सीक्वेंस बना लेते हैं जिससे वो काम चलता है। तो अब ये हम एक्टिविटी मैपिंग देखें, इससे पहले उस कंपैरेटिव एडवांटेज की जो कि लो कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब उनकी एक्टिविटी मैपिंग क्या होंगी? बेसिकली एक्टिविटीज़ क्या होती है, हम अपने डेली रूटीन काम में जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी हमारी इसमें आती हैं। अगर उसकी मैपिंग की जाए पहले, फॉर इंस्टेंस एक बंदा पहले सो के उठता है, उसके बाद वो कुछ लोग शावर करते हैं, कुछ लोग फ्रेश होते हैं, कुछ लोग पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर शावर करते हैं। हर एक की अपनी रूटीन है, अपने उसके अकॉर्डिंगली हैं। अगर हम अपने लो कॉस्ट के कम्पेटिटिव एडवांटेज के हिसाब से देखें, तो एक्टिविटी मैपिंग क्या है? कर्टियस बट लिमिटेड पैसेंजर सर्विस, ये बात कर रहा है कि इसकी 737 बोइंग एयरक्राफ्ट की। शॉर्ट हॉल पॉइंट टू पॉइंट रूट्स ओपन टू सेकेंडरी एयरपोर्ट्स, फ्रीक्वेंट रिलायबल स्केड्यूल्स हैं, हाई एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन है, लीन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज हैं इनके। तो उससे क्या है, ये सारी इनकी एक्टिविटी है जिससे आपस में सिंक करते हुए ये अपनी चीज़ों को बेहतर। अब इसमें क्या, ऑटोमेटेड टिकटिंग मशीन्स हैं, नो सीट असाइनमेंट, नो बैगेज ट्रांसफर्स, नो मील्स। इसमें क्या है, आपको ये इन्होंने बजट फ्लाइट्स बना ली हैं। सो द नेक्स्ट इज, कहता है जी ये इसमें आपका जो शॉर्ट हॉल और पॉइंट टू पॉइंट रूट की बात कर रहा है, इसमें लोअर गेट कॉस्ट एट सेकेंडरी एयरपोर्ट, हाई नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं, रिड्यूस एम्प्लॉइज आइडल टाइम बिटवीन फ्लाइट्स है। आपका आइडल टाइम जो है वो भी रिड्यूस। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंट रिलायबल और स्केड्यूल्स की। हाई नंबर्स ऑफ फ्लाइट्स रिड्यूसेस एम्प्लॉयज टाइम बिटवीन फ्लाइट्स। उसके बाद अगर आपकी फ्लाइट्स के नंबर ज़्यादा है तो आइडल टाइम भी आपका कम है। फिर कहता है जी सैचुरेट अ सिटी विद फ्लाइट्स, लोअरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग एच एक्सेट्रा पर पैसेंजर पर फॉर दैट सिटी। इसमें कहता है अगर सेचुरेशन क्रिएट कर दे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो कम कर लेते हो, जो कि आपकी पर पैसेंजर पर सिटी आती है। पायलट ट्रेनिंग रिक्वायर्स ऑन ओनली वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट।
जो ट्रेनिंग्स हैं आपकी एक टाइप के एयरक्राफ्ट पे करवाते हो, और रिड्यूस मेंटेनेंस इन्वेंटरी रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट हमारे पास एक ही टाइप के हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारी मेंटेनेंस इन्वेंटरी है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज आप बात करें पायलट ट्रेनिंग रिक्वायर ऑन ओनली वन टाइप ऑफ रिड्यूस मेंटेनेंस इन्वेंटरी रिक्वायर्ड बिकॉज ओनली वन एक्सीलेंट सप्लायर्स रिलेशन विद द बोइंग हैज एडेड फाइनेंसिंग। अब इसमें आप एक टाइप पे काम कर रहे हो, आपके पास एक ही तरह के जहाज हैं, तो उनके मेंटेनेंस भी आपकी एक ही तरह की है, आपके सप्लायर्स जो ले रहे हो वो भी एक तरह का सामान ले रहे हो। फिर हम बात करते हैं यू फ्लेक्सिबल यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। मेंटेन पर्सनल ट्रेन ओनली ऑन वन टाइप ऑफ 20 मिनट्स गेट टर्न अराउंड आपको इससे ऑटोमेटेड टिकटिंग मशीन्स हैं, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज, हाई एम्प्लॉय कंपनसेशन है, हायर फॉर एटीट्यूड देन ट्रेन, हाई लेवल ऑफ स्टॉक ओनरशिप, हाई नंबर ऑफ फ्लाइट्स एंड रिड्यूस एम्प्लॉयज आइडल टाइम बिटवीन फ्लाइट्स। अब हम बात करते हैं अपनी चार इंटरनेशनल ऑपरेशन स्ट्रेटजीज की, कि चार इंटरनेशनल ऑपरेशन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं। पहली है हमारे पास इंटरनेशनल स्ट्रेटजी। अब इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में क्या होता है, बेसिकली दिस इज समथिंग जो कि हम डील करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। इस तरह के बिजनेस में हम ये वाली स्ट्रेटजी यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल दे रहा है हार्ले डेविडसन है, यूएस स्टील है। तो ये क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम होता है। जैसे आप देखो हम पाकिस्तान में रहते हैं, हार्ले में यहाँ पे भी मिल जाता है, तो यहाँ पे इंपोर्ट होके आते हैं। बात करते हैं जी स्ट्रेटजी की, ग्लोबल स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, तो ग्लोबल स्ट्रेटजी क्या होती है, आपकी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होती हैं। आप एक ही तरह की प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हो, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर रहे होते हो, आप क्रॉस कल्चर लर्निंग पे काम कर रहे होते हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास क्या है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, कैटरपिलर है, ओटीएस एलिवेटर्स हैं। जैसे अब ये कंपनीज पूरी दुनिया में एक जैसी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। जी मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी क्या, मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी क्या है, यूज एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक मॉडल ग्लोबली। मल्टी डोमेस्टिक कहता है जो आप ग्लोबली जो आप डोमेस्टिक मॉडल यूज कर रहे हो वही मॉडल आप क्या यूज कर रहे हो, ग्लोबली भी यूज कर रहे हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंचाइज होते हैं, जॉइंट वेंचर सब्सिडीज होती हैं। जैसे अब इसके हम एग्जांपल देखें, इन इस कैटेगरी में कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं। हैंस है, मैकडोनल्ड्स है, द बॉडी शॉप है, हार्ड रॉक कैफे है। दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी, इन सब चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होती है। ट्रांसलेशनल स्ट्रेटजी ये कहता है जी, ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी कहाँ से इंप्लीमेंट की जाती है, मूव मटेरियल पीपल आइडियाज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। अब यहाँ पे क्या है, आप ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी में बात करो, आप आइडियाज को लोगों को अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज मूव कर देते हो। उसमें भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है और क्रॉस कल्चर लर्निंग भी होती है इसमें। जैसे कोको कोला है, नेस्ले है। अब देखो कोको कोला और नेस्ले अराउंड द ग्लोब आपको सारी कंट्रीज में मिल जाएगा, मोर और लेस प्रोडक्ट एक जैसे ही होते हैं इनके। ठीक है। अब हम देखते हैं रैंकिंग जो है करप्शन की, वो हमें बता रहा है जी कौन सा कंट्री किस में फॉल कर रहा है। तो दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, हियर कम्स द एंड ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप इसकी वीडियो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि आई विल ट्राई टू स्ट्रिंग द वीडियो, हम छोटी रखेंगे ताकि लास्ट वीडियो का कंपनसेशन हो सके। सो इसमें इन केस अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आप मुझे ईमेल पूछ सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।